गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज है 13 मार्च और बात करने वाले हैं 13 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी को अपन क्विज के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से आप सोल्व करेंगे ताकि आने वाले समय में आपको आसानी से ये क्वेश्चन है वो सारे याद रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। तो देखिए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला कहां पर शुरू हुआ है? तो देखिए यह नई दिल्ली के अंतर्गत शुरू हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु उन्होंने नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान है वहां पर विशाल कक्षा में 7 से लेकर 12A में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार के 34वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ये जो मेला है वो 5 दिन तक चलने वाला है। भारत और विदेशों के 560 से अधिक प्रतिभागियों के खाद्य उत्पाद, मशीनरी, आतिथ्य तथा आभूषण और मिष्ठान की जो वस्तुएं हैं उनका एक विस्तृत श्रृंखला इस मेले के अंतर्गत दिखाई जाएगी। तो नई दिल्ली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नरेंद्र मोदी ने किसके साथ बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से अनावरण किया है? तो देखिए शेख हसीना के साथ में किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं ये शेख हसीना, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने बांग्लादेश के अंतर्गत जो विकास परियोजनाएं हैं उसका संयुक्त रूप से अनावरण किया है। एक ई पट्टिका का अनावरण किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश के लिए बसों और जो ट्रक हैं उनकी उपलब्धता, 36 सामुदायिक क्लिनिकों का उद्घाटन किया है, 11 जल उपचार संयंत्र और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के विस्तार हेतु ई पट्टिका का अनावरण किया है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क भारत और दुनिया के लिए बांग्लादेश के विद्वानों और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ने का कार्य करेगा। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके साथ में यह 6वां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है शेख हसीना, वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत ने किस देश के साथ में नया वीजा समझौता लागू किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मालदीव। भारत में चिकित्सा उपचार के साथ साथ में शिक्षा और व्यवसाय के अवसरों की मांग करने वाले मालदीव के नागरिकों के लिए एक उदार वीजा नीति प्रदान करने वाला नया वीजा समझौता भारत और मालदीव के बीच में लागू होगा। इस समझौते के तहत मालदीव के व्यापारी और पर्यटक बिना वीजा के 90 दिनों तक भारत में रह सकते हैं। इस कदम के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच में जो संबंध है उसको बढ़ावा देना है। दरअसल एक वीजा किसी देश के द्वारा एक विदेशी को दिया गया एक सशस्त्र अधिकार पत्र होता है जो उसे उस देश में प्रवेश करने के लिए या फिर रहने के लिए या फिर देश को छोड़ने की अनुमति देता है। तो ये वीजा के बारे में अलग से जानकारी है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो भारत ने किस देश के साथ में इस समझौते के इसे ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? वीजा समझौते के ऊपर मालदीव के साथ में किए हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, किस राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है उसको 27% आरक्षण देने का एक अध्यादेश जारी किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण, जो कि वर्तमान में 14% है, उसको 27% देने का एक अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। अध्यादेश लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया जा सकता है। अब मध्य प्रदेश संभवतः है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रखने वाला देश का एकमात्र राज्य होगा। तो मध्य प्रदेश क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हसमुख अदिया, और इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्व वित्त सचिव हैं हसमुख अदिया, 1981 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं और 5 वर्ष की अवधि के लिए इनको गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया है। S.A. बारी गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्तमान में उपकुलपति हैं और जो अदिया है वो 30 नवंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने उन्हें राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा का अध्यक्ष भी नामित किया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। वर्ष 2009 में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में संसद अधिनियम के माध्यम से की गई थी। विश्वविद्यालय में 16 महाविद्यालय, इसके अलावा 14 शैक्षणिक विभाग और 2 अन्य विशेष केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो हसमुख अदिया है, इनको गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जम्मू कश्मीर में MRTC का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो देखिए किसको नियुक्त किया गया है, मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, ई श्रीधरन इनका नाम है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल शासन में जम्मू कश्मीर में बनने वाले 2 सामूहिक दूध पारगमन प्रणालियों के
मुख्य सलाहकार के रूप में ई श्रीधरन 86 वर्ष के हैं और इनकी नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल शासन ने 2 राजधानी शहरों के लिए एमआरटीसी जम्मू कश्मीर दूध पारगमन निगम और श्रीनगर सामूहिक दूध पारगमन निगम की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। श्रीधरन को कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में अपने नेतृत्व के साथ में देश के सार्वजनिक परिवहन का स्वरूप बदलने के लिए जाना जाता है। तो ई श्रीधरन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पीएनबी ने 1600 एमएसएमई के लिए कितने करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी है? तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा 689 करोड़ रुपए। पंजाब नेशनल बैंक ने 1600 से अधिक सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम है उनके लिए 689 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। पीएनबी ने ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास के तहत सीओएम पोर्टल के माध्यम से इसे मंजूरी दी गई है। मुद्रा योजना के तहत बैंक ने 14 फरवरी 2019 तक 69 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को जो ऋण की पेशकश की है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई को 59 मिनट या फिर 1 घंटे से भी कम समय में 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकता है। नवंबर 2018 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई को ऋण प्राप्त करने में आसानी के लिए 59 मिनट का ऋण पोर्टल के शुभारंभ की भी घोषणा की थी। तो इसमें 689 करोड़ रुपए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए बीबीसी के पत्रकार हैं, प्रियंका दुबे इनके नाम है और तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीबीसी के पत्रकार प्रियंका दुबे ने नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें 2018 में एक उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है। उन्हें बहुआयामी तहकीकात संबंधी और पूछताछ संबंधी रिपोर्ट के लिए चुना गया है। प्रियंका दुबे बीबीसी के साथ में इसके दिल्ली ब्यूरो में एक द्विभाषी संवाददाता के रूप में काम करती है। चमेली देवी जैन पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी चमेली देवी जैन के नाम के ऊपर रखा गया, जिन्होंने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्तुओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां हुई थी। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रियंका दुबे को प्रदान किया गया है, जो कि बीबीसी की पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस महिला को आधिकारिक तौर के ऊपर सबसे उम्रदराज महिला के लिए इनको नामित किया है? तो देखिए इनका नाम है केन तनाका। केन तनाका इनका नाम है और 116 वर्ष की ये हैं, जापानी महिला हैं और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। वैश्विक प्राधिकरण ने दस्तावेजों के आधार के ऊपर एक समारोह में केन तनाका को आधिकारिक तौर के ऊपर यह सम्मानित किया है। इससे पूर्व सबसे उम्रदराज जो जीवित व्यक्ति हैं और एक अन्य जापानी महिला जिनका नाम है चियो मियाको, जो कि 117 वर्ष की थी, जिनका जुलाई 2017 के अंतर्गत निधन हो गया था। जो केन तनाका हैं उनका जन्म की बात करें तो जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। तनाका को बोर्ड गेम, ओथोलो खेलना और गणित का अध्ययन करना काफी पसंद है। तो केन तनाका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्पेन का फुटबॉल क्लब जिनका नाम है रियल मैड्रिड और उसके कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं, नाम इनका है जिनेदिन जिदान इनका नाम है। फ्रांस के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनेदिन जिदान और 46 साल के हैं। वर्ष 2022 तक स्पेन के फुटबॉल क्लब जो कि रियल मैड्रिड है उसके सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉल क्लब के अंतर्गत आता है ये, और इसके कोच के लिए इनकी एक बार फिर से नियुक्ति कर दी है। उन्होंने सेंटियागो सोलेरी की जगह ली है, जो आप ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं। इनको 5 महीने से भी कम समय के बाद में इनको इनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। रियल मैड्रिड वर्ष 2018 के अंतर्गत सर्वाधिक कमाई करने वाला फुटबॉल क्लब था। इनकी कमाई की बात करें तो 750.9 यूरो मिलियन इनका वार्षिक राजस्व रहा है। रियल मैड्रिड में स्थित स्पेन का एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है। तो इसके कोच के रूप में जिदान है उनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नाविक उपमन्यु दत्ता ने एशियाई नौका दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मुंबई के नाविक उपमन्यु दत्ता हैं और सिंगापुर के अंतर्गत लेजर एशियन सेलिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत पुरुषों की लेजर स्टैंडर्ड नौका दौड़ प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले जो उपमन्यु है उन्होंने माल्टा में यूरोमेड चैंपियनशिप भी जीती थी। नेत्रा कुमनन जो कि चेन्नई से हैं, महिलाओं की लेजर रेडियल स्पर्धा में एक प्रशंसनीय चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नाविक है उपमन्यु दत्ता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
5वीं SAFF महिला चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो देखिए इसका शुभारंभ विराट नगर में हुआ है और विराट नगर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। SAFF का मतलब होता है दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ। तो इसमें महिला चैंपियनशिप के 5वें संस्करण का आयोजन नेपाल के विराट नगर में 12 से लेकर 22 मार्च 2019 तक चलेगा। वर्तमान SAFF सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका SAFF के सदस्य हैं। पाकिस्तान ने वर्ष 2019 में SAFF महिला चैंपियनशिप से अपना नाम है वो वापस ले लिया है। तो नेपाल के अंतर्गत इसका शुभारंभ हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 13 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।